तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने जो शुरुआत की थी उसमें हमने कहा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और मैंने कल बताया भी था आपको जितने भी हमारे प्रोसेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज फ्लो प्रोसेस एंड वन आर द नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस हम लोग पहले कर चुके हैं, और नॉन फ्लो प्रोसेस का एग्जाम्पल था हमारा 5 प्रोसेस थे, दैट इज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, देन योर एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। सो दीज ऑल आर द नॉन फ्लो प्रोसेस। पर फ्लो प्रोसेस हमारे क्या होते हैं, ओपन प्रोसेस होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, अनस्टडी और स्टडी। और उसके लिए जो नॉर्मल एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस। तो और कल हमने कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस किया भी था, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ड्राइव की थी। और मैंने आपको बताया था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कब बोलते हैं कि जब उसके पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट रहते हैं। जैसे मास है, मास की वैल्यू अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट रहेगी, तो उस केस में जो हमारा फ्लो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टडी फ्लो के लिए 2 इक्वेशन मैंडेटरी है, 2 कंडीशन मैंडेटरी है। क्या कि स्टेट 1 पे और स्टेट 2 पे, यानी कि एक एंट्री पे और एग्जिट पे जो हमारा मास है वो सेम होना चाहिए, और जो टोटल एनर्जी है वो भी सेम होनी चाहिए। एग्जांपल ये है, ये आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये एक कंट्रोल वॉल्यूम है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है, इसके ऊपर शाफ्ट लगी हुई है। और जब इस सिलेंडर के अंदर, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जब हम कोई हीट सप्लाई करते हैं, तो हमें कुछ इसमें वर्क भी मिलता है, और जो यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, एक्सटर्नल वर्क डन जिसको बोलते हैं। तो और जो एनर्जी, तो मास एक तो एंट्री पर एग्जिट पे सेम होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या, जो टोटल एनर्जी है जिसमें क्या क्या आता है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, फ्लो वर्क, हीट एंड मैकेनिकल वर्क क्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम। सो ये चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो इट कंस्टिट्यूट टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी एट इनलेट और आउटलेट दोनों क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन जो है दैट इज फॉर स्टडी फ्लो। कल हमने डेरिवेशन भी करी थी, और उसके बाद ये इक्वेशन निकाली थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज m into h1 plus gz1 plus v1 square upon 2 plus q is equal to m into h2 plus gz2 plus v2 square upon 2 plus w, where m is mass, h1 enthalpy, gz1 potential energy, v1 square upon 2 is kinetic energy, q अगर हमको हीट सप्लाई कर रहे हैं, और सिमिलरली एच जी जेड टू वी टू की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 पॉइंट के ऊपर, और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम से हमें कोई वर्क मिल रहा है। सो दीज ऑल आर द कंडीशंस। पर अगर हम पर यूनिट मास कैलकुलेट कर देंगे तो इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे, हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी पर यूनिट मास बन जाएगी। और नॉर्मली जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज किलो जूल पर केजी। एप्लीकेशन मैंने कल बताई थी आपको कि फ्लो जहाँ पर फ्लो हो रहा है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, बॉयलर, टरबाइन, नोजल, पंप, इवन योर गीजर, they all are the example of the this flow energy, study flow energy equation। और कल हमने कंडेंसर का केस भी लिया था। कंप्रेसर का 2 टाइप के होते हैं, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। हमारे घर में जो कंप्रेसर लगा होता है वो रोटरी कंप्रेसर लगा होता है, और उसकी कंडीशन बताई थी, और कंडीशन के वजह हमने सॉल्व किया था। तो एक यहाँ पर वैल्यू आई थी इक्वेशन की, दैट इज W is equal to m h2 plus v2 square by 2 minus m h1 plus v1 square by 2 plus q। और आपको मालूम है कि जो हीट जो रिजेक्टेड होती है नेग्लिजिबल होती है। तो सॉल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो ये वैल्यू आई थी। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइविंग दिस इक्वेशन। अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं जितने भी सिस्टम होते हैं वो छोटे छोटे सिस्टम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स की, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर में हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वो स्टीम को हम टरबाइन में सप्लाई करते हैं, टरबाइन से फिर कंडेंसर में आती है, कंडेंसर से फिर जो वाटर है उसको वापस बॉयलर में भेजते हैं थ्रू बॉयलर फीड पंप। तो ये सारे जो छोटे छोटे क्या है सिस्टम्स हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे जो कंप्रेसर है वो भी क्या सिस्टम है। तो अब हमें मालूम है कि सिस्टम के लिए इस कंप्रेसर के लिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो कंप्रेसर के लिए इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। तो जब भी हम किसी पूरे सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो हम इस तरीके से हम छोटे छोटे कंपोनेंट को सिस्टम मान लेते हैं, उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, और बाद में हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कंप्रेसर के लिए, फिर मैंने आपको उसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसर। अब कंडेंसर के लिए क्या कंडीशन होती है, वैसे कंडेंसर क्या काम करता है। ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, यहाँ देखो यहाँ से स्टीम आएगी, ये स्टीम
क्या हो रहा है बेसिकली इन इन होल्स के अंदर से, लाइक इस तरीके से यहाँ गई, हेडर में आ गई, हेडर्स इन पाइप्स में, इस तरीके से क्या होगा, इनके बीच में रोटेट करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी, और रेसिप्रोकेट करने के बाद यहाँ से वो कंडेंसेट यानी वाटर वाटर पार्टिकल्स बाहर आएंगे। और इसको ठंडा करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ठंडा मटेरियल यानी कूलेंट चाहिए। वो कूलेंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। जब कूलेंट यहाँ से आएगा तो वो इस स्टीम के कॉन्टेक्ट में आएगा। जब वो स्टीम के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हीट ट्रांसफर होगा। जो ये कूलेंट है ऐसे वाटर ही है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जो ये स्टीम अंदर आ रही है ये कूल होकर क्या बन जाएगी, वाटर में बन जाएगी, जिसे हम लोग कंडेंसेट बोलते हैं। तो दिस कंडेंसर, मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि मान लो कि एक ग्लास ठंडा पानी रखा हुआ है, कोल्ड वाटर, और जब उस ग्लास को आप एटमॉस्फेयर में रखते हो, यू कैन सी दैट कि लाइक अराउंड द ग्लास, सरफेस ऑफ ग्लास, यू फाइंड सम ड्रॉपलेट्स। अब ये तो है नहीं कि वो पानी जो है ग्लास के अंदर से आ रहा है, नो, बट व्हाट इज हैपनिंग, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इनसाइड द ग्लास is cool. It is somewhere at temperature of 5, 6, 7 degrees Celsius. While the atmospheric temperature, it is nearly 40 degrees Celsius. So what happened, और आपको एक और बात बताऊं कि जो हमारा आसपास की एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या होता है, basically this it is a combination of different kind of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and many other gases, and with the traces of water. तो जो वाटर होता है हमारी एयर में वो सुपर हीटेड फॉर्म में होता है। सो when the superheated water it comes in contact with this cold water surface, जो ग्लास का सरफेस है वो भी कोल्ड होगा। तो जब वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाती है। सो and as a result you find droplets around the surface of the glass. So this process of conversion of water from gaseous form to liquid form is known as the condensation process. तो ऐसे ही हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अब आप जानते हैं कि लाइक थर्मल पावर प्लांट में वो नीड लॉट मैनी वाटर, इट एक्चुअली इन गैलन। तो हम इतने सारे वाटर को ये नहीं कि बार बार हमने वाटर लिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, ट्राई टू रीयूज द वाटर, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बची हुई स्टीम है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। और कंडेंस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको बॉयलर में यूज करते हैं। तो कंडेंस करने के लिए वी यूज दिस कंडेंसर। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंडेंसर। कंडेंसर is a device, you can say that, is a kind of heat exchanger which is used for converting steam into condensate water, where एक डायरेक्शन में तो स्टीम आ रही है और दूसरी डायरेक्शन में ये कंडेंसेट बन रहे हैं। कंडेंसेट इज बेसिकली लिक्विड और वाटर, और जो यहाँ पे ठंडा करने के लिए कूलेंट आ रहा है जो वाटर हो सकता है, वाटर ही होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। और ये वाटर यहाँ से जब इससे कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगी, और बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट this steam convert into condensate and temperature of the coolant rises. So this is the process. अब now you can see हम इस पूरे प्रोसेस के ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं, नो। So no work is done on the system or no work is done by a system. So W is equal to 0, as you can see in this. W is equal to 0. So what next? Kinetic energy and potential energy. वाटर और स्टीम जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से बाहर भी जा रहे हैं। इसका इनलेट और इसका आउटलेट सेम है, इसका इनलेट और इसका आउटलेट थोड़ा ही डिफरेंस है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, वो उनका चेंज 0 है। सो यू कैन निगलेक्ट दिस एनर्जीज। अब एक्सटर्नल हीट इंटरेक्शन, क्योंकि ये परफेक्टली इंसुलेटेड है तो कोई हीट इंटरेक्शन भी नहीं है। Heat is absorbed by one fluid to another fluid, so that heat is taken as negative. The steady flow energy equation reduced to, अब इसकी equation क्या बनेगी? Now what will be equation for this? Now this is a basic equation as you can see here, जो हम बनाई थी उसके accordingly this is our steady flow energy equation. Now you know this is 0, this is 0, right? This is 0 or this is 0, sorry not this one, this one is 0, और बिकॉज कोई वर्क नहीं मिल रहा तो ये भी 0। तो हमारे पास बचा क्या, m से m कट गया तो H1, और Q की वैल्यू बिकॉज
हीट रिजेक्ट हो रही है, तो माइनस H1 माइनस क्यू इज इक्वल टू H2, सो क्यू इज इक्वल टू H1 माइनस में H2। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम में जो हीट इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू H1 माइनस में H2, राइट। तो इस तरीके से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि छोटे जब हम किसी बड़े सिस्टम को स्टडी करते हैं उसको छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि हम उसको एनालिसिस करते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल है बॉयलर। बॉयलर क्या है, जैसे नाम से मालूम है बॉईल करना। तो बॉयलर का जो बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम वाटर को क्या करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और वो स्टीम को फिर यहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसे हम लोग टरबाइन में यूज करते हैं। और टरबाइन में इसको यूज करते हैं किस लिए, टरबाइन में इसको यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज द बॉयलर ड्रम जहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो मतलब प्लस क्यू, और जो ये वाटर है उसका वो क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या हम उसके ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, नो वर्क इज मैकेनिकल वर्क इज गोइंग ऑन, सो जीरो। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है, सो इट इज जीरो। और उसके बाद नाउ ड्राइव स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नाउ दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यू कैन सी हियर दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में GZ1 0, V1 इज 0, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वैल्यू 0, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, कोई वर्क नहीं हो रहा, ये भी गया। उसके बाद इस M से ये M भी गया, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2, सो Q इज इक्वल टू H2 माइनस में H1। अब इस तरीके से हमने क्या किया, इन इक्वेशन को ड्राइव कर लिया। आप सबने करना क्या है, आज ही आप घर जाएंगे, ये इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। फ्राइडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा, फ्राइडे को आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट होगा, मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा। आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है आज ही, और जो टेस्ट होगा इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया बॉयलर का। इसी तरीके से अब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है। आप इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे टरबाइन है, ये टरबाइन है, टरबाइन का काम क्या होता है कि जब हम हाई प्रेशर स्टीम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करता है। तो बेसिकली क्या होता है उस केस में, देखो नेग्लिजिबल चेंज इन वेलोसिटी, सो दैट नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है उसको भी हमने क्या माना, नेग्लिजिबल माना। दूसरा क्या है, नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, इतनी हाइट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, सो इसको निगलेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो ये टरबाइन होते हैं ना, ये इंसुलेटेड होते हैं, इसमें कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होती। सो दिस इज आवर इक्वेशन, यू कैन सी हियर। अब इस इक्वेशन में देखो, दिस इज ये खत्म होगी सारी वैल्यूज। इससे हमें हीट इंसुलेशन है तो कोई हीट ना दी ना हीट ली, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सी दैट यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, W यहां से सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो क्या बचा, M इंटू H1 इज इक्वल टू M प्लस में W। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, W इज इक्वल टू M H2 माइनस H1। तो ये बहुत आसान है, पर करना क्या पड़ेगा, आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसी नोजल है, नोजल के केस में क्या होता है, ये नोजल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कई बार आपके पास बाइक होगी, आप बाइक को धोने के लिए क्या करते हैं कि जो आप रबड़ का पाइप होता है उसको आगे से प्रेस कर देते हैं उसके माउथ को। तो जैसे हम उसके माउथ को प्रेस करते हैं, तो माउथ को प्रेस करने से क्या होता है कि आप देखते हैं कि हम उसको आगे से उसको प्रेस कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही वो वाटर, देखो ये भी जैसे ही वाटर उस लो प्रोसेशन एरिया से पास करता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग नोजल या जेट। तो वो तो नोजल ऐसा काम किया होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। अब ये एक टरबाइन है, ये टरबाइन भी क्या है, इसको इंसुलेट किया हुआ है। अगर इंसुलेट किया हुआ है तो क्यों क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा तो वर्क भी जीरो है। अब दोनों की एंट्री एग्जिट भी सेम हाइट पे है, Z1 इज इक्वल टू Z2। तो हमारे बचा क्या,
H1 plus V1 square upon 2 is equal to H2 plus V2 square V2 square upon 2। अब क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ना इस लेक्चर के बाद ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। तो ये सिमिलरली पंप का एग्जांपल है। अब पंप देखो, पंप आपने घरों में देखा होगा, पंप हम यूज करते हैं या फिर थोड़ी हाइट के लिए हम पंप यूज करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो 3 टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक एनर्जी इक्वेशन। ये क्वेश्चन नॉर्मली 5 मार्क्स में आता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि टरबाइन के लिए या नोजल के लिए या कंप्रेसर के लिए आपने इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, या कई बार 2 नंबर में आता है व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक एनर्जी इक्वेशन। तो शुरू में मैंने बताया था स्टैटिक एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है कि चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट इनलेट और आउटलेट इज इक्वल टू सेम, और टोटल एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। अब आपने क्या करना है कि सबको पढ़ना है, और फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा। कोई भी ट्रबल है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वीडियोज मैं ऑलरेडी आपको शेयर भी करता रहूँगा और कर भी दिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हमारा है यूनिट नंबर 2। व्हाट इज यूनिट नंबर 2? यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो जो यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है, यूनिट नंबर 2 का सिलेबस हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको उसका सिलेबस दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों, यूनिट नंबर 2 में जो हमारा सिलेबस है, आई विल ट्राई टू शो यू द सिलेबस। यूनिट 1 खत्म हो गया सर। क्या कह रहे हो बच्चों? यूनिट 1 खत्म हो गया। हाँ, यूनिट 1 बच्चों खत्म हो गया है। तो मैं यूनिट 2 के बारे में बता रहा हूँ। ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। यूनिट 1 का पूरा पीडीएफ सर भेज दीजिएगा आज। हाँ श्योर, मैं आज आपको भेज दूंगा, पूरा पीडीएफ भी भेज दूंगा और यूट्यूब के लिंक्स भी भेज दूंगा, और प्लस में आपको पीपीटी भेज, तीनों चीज भेज दूंगा। ठीक है सर, कौन सा तो ग्रुप में भेजें? आपके ऑफिशियल ग्रुप पे भेज दूंगा आज। ठीक सर। तो अब सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है वो क्या है हमारा, देखो, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, थर्मल रिजर्वायर, हीट सोर्स एंड हीट सिंक, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, Kelvin, Planck and Clausius statement and their equivalents, virtual machine of second kind, Carnot cycle, Carnot heat engine, Carnot heat pump, Carnot theorem, thermodynamics, temperature scale and numerical। So ये सिलेबस है हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, हमने हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा W इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी साइकिल में, साइकिल का मतलब क्या होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम होगा, उस प्रोसेस में या उस साइकिल में जितनी हीट इंटरेक्शन हो रही है उतनी ही क्या होगी, वर्क इंटरेक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ, हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। पर इसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है इसकी? इसकी लिमिटेशन क्या कहती है, देखो अब इसकी लिमिटेशन क्या कहती है फर्स्ट लॉ की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपल, general, but does not constitute a complete theory because certain process it permit does not occur in nature। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो फर्स्ट लॉ है वो अपने यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि ये थ्योरी कंप्लीट थ्योरी को प्रेजेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आपको फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बताई थी साइकिल के लिए, कि जितना वर्क इंटरेक्शन होगा उतना ही वर्क होगा, उतना ही हीट इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपने दोनों हाथों को रब करता हूँ, आप सारे लोग अपने हाथ को रब करो, दोनों हाथों को रब करो। हाँ जी, सारे स्टूडेंट दोनों हाथों को रब करो, क्या होता है फिर? सर हीट हो जाता है, हीट। हाँ, दोनों हाथ हीट हो रहे हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हम लोग वर्क कर रहे हैं और वो वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर मैं आपके हाथों को गर्म करना शुरू करूं, तो क्या आपके हाथ अपने आप रेसिप्रोकेट करेंगे, आगे पीछे होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। हाँ जी, होंगे या नहीं होंगे? चलो,
एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सब साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप सडनली जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, बाइक रुक जाती है, और जो उसके जो टायर्स हैं, उसके रिम है, वो गर्म हो जाते हैं, है ना? यस सर। हाँ, गर्म होते हैं ना, क्यों? क्योंकि क्या होता है, ब्रेक्स में और ड्रम के बीच फ्रिक्शन होता है, एंड एज अ रिजल्ट टायर गेट हीटेड। बट नाउ इफ आई रिवर्स द प्रोसेस, अगर मैं टायर्स को हीट अप कर दूं, तो क्या आपकी बाइक पीछे चलनी शुरू हो जाएगी बैक डायरेक्शन में? हाँ सर। हाँ सर। नहीं ना, नहीं होगा ना। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हम हीट को वर्क में, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये कभी भी नहीं ये बताता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, कि जो प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना कि आपने बाइक के ब्रेक दबाए तो बाइक तो रुक गई, इसका मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ की शॉर्टकमिंग क्या है कि ये आपको ये नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या है प्रोसेस की। सो द प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम फर्स्ट लॉ। यार ये प्लीज आवाज बंद करेंगे सारे? सो प्रॉब्लम क्या है फर्स्ट लॉ के साथ? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स इज कनेक्टेड विद स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वेरियस प्रोसेस कनेक्टिंग देम। इसका ये मतलब हुआ जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, वो जो कनेक्टेड है विद द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि डिफरेंट प्रोसेस के जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। द एग्जैक्ट प्रोसेस बाय व्हिच ए सिस्टम रीच द फाइनल स्टेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट इज इमटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ये मैटर नहीं करता कि पाथ क्या है, जो प्रोसेस है वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और तीसरा ये कि रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। हमें ये मालूम पड़ता है कि जितने भी रियल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। So these are the three problems which we feel from the first law of the thermodynamics. Now what next? Example, मैंने आपको दो एग्जाम्पल तो दिए। एक एग्जाम्पल है परफेक्ट मशीन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट सब्जेक्ट, ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको, गैस एक्सपेंशन इज एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है जो फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। नाउ दिस वन, मैंने अभी आपको शुरू बताया कि डायरेक्शन ऑफ ए प्रोसेस। फर्स्ट लॉ की जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्शन को बताता नहीं है। तो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हीट कैन ओनली स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, पर वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या है? यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स हैज ए हायर क्वालिटी सिंस इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम, इट इज डिलीवरेबल और यूजेबल पर। तो ये इनकी ना शॉर्टकमिंग्स है। तो बेसिकली इन शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए इसके ऊपर ना बहुत सारी वो बनाई गई, क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशंस, स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो इसकी दो जो स्टेटमेंट बनाई गई जो बड़ी फेमस है, दैट इज द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, राइट? नाउ व्हाट आर दीज टू स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? अब एग्जाम्पल के लिए देखो, एक मैंने लाइन पढ़ता हूँ, आप मीनिंग समझना। ए प्रोसेस कैन नॉट हैपन अनलेस इट सेटिस्फाई बोथ द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसका मतलब ये हुआ कोई भी प्रोसेस उसके होने के लिए, उसकी अकरेंस के लिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इट टू सेटिस्फाई फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो जितने भी हीट इंटरेक्शन है वो वर्क इंटरेक्शन के इक्वल है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो जब तक दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा। नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? These are the two statements, and these two statements are, these statement कौन सी है? एक तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है हमारी क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट is another, the Calvin Planck statement is another expression of second law of thermodynamics.
और ये क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। मैं आपको आगे चलने से पहले कुछ टर्म्स है वो क्लियर करता हूँ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट रिजर्वायर? बच्चों, रिजर्वायर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय रिजर्वायर? हाँ जी बच्चों, रिजर्वायर का मीनिंग क्या होता है? कौन बताएगा मुझे रिजर्वायर का मीनिंग? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बताओ रिजर्वायर का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, गांव में रिजर्वायर होता है जहाँ पे पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कि रिजर्वायर है। तो रिजर्व बेसिकली थिंग या एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि एक टर्म आती है थर्मल रिजर्वायर। थर्मल रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम बहुत सारी हीट को स्टोर कर सकते हैं। तो थर्मल रिजर्वायर कैन absorb and transform any amount of heat without changing its temperature। थर्मल रिजर्वायर क्या होता है? ये कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट को दे सकता है या कितने भी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब आप देखो, एटमॉस्फेयर है, आप यहाँ पर 100 AC लगा दो, चला दो, तो क्या हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा? एटमॉस्फेयर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये थर्मल रिजर्वायर है और इसको आप कितनी ही हीट देते रहो, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रिजर्वायर। ऐसे एग्जांपल है सन। आप सन से कितनी ही हीट लेते रहो, हम कितनी हीट सन से लेते रहे, बट इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज द थर्मल रिजर्वायर। अब थर्मल रिजर्वायर 2 टाइप के होते हैं, और वो 2 टाइप के जो थर्मल रिजर्वायर हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक का तो नाम है, एक को तो हम बोलते हैं सोर्स, दूसरे को बोलते हैं सिंक। सोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ थर्मल रिजर्वायर which supply continuously heat without changing its temperature। उसको बोलते हैं सोर्स। जो सन है वो सोर्स का एग्जांपल है। सोर्स is a thermal reservoir which can provide infinite amount of heat without changing its temperature। Example, sun। But what is sink? It is the thermal reservoir which can absorb infinite amount of heat without changing its temperature, जैसे कि atmosphere, air। So these are the example of source और sink। I hope आपको source और sink समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब यस, चलो जी, मैं आपको बात समझाता हूं। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, अब समझाता हूँ आपको। ये क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस और सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन और होती है। क्या डेफिनेशन होती है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which only interact with a single thermal reservoir and produce work। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है, it is impossible to build a engine that is 100% efficient। So these are the 3 definition of Kelvin-Planck statement। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो एक हीट इंजन है, एक सिस्टम है, और उसको हमने कुछ हीट दी। कहाँ से दी? सोर्स से। अब जैसे आपकी बाइक है, आपकी बाइक क्या है? हीट इंजन है। और बाइक में हम लोग क्या करते हैं? आप लोग फ्यूल डालते हैं, हम लोग फ्यूल को जब बर्न करते हैं, इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो बेसिकली जो हमारा टैंक है, इट इज अ थर्मल रिजर्वायर। और जैसे हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, अब ये हीट एनर्जी का क्या होगा? दिस हीट एनर्जी विल प्रोड्यूस लाइक परफॉर्म वर्क। और वर्क परफॉर्म करने के बाद जितनी भी हीट बचेगी उसको हम अपने जो सिंक है, यानी हमारा जो सराउंडिंग है, उसमें हम उसको रिलीज कर देंगे।
अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी जो हीट दे रहे हैं सोर्स से उस पूरी की पूरी हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकें. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेटवर्क. आपको समझ में आया? दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी इंजन डिवाइस सिस्टम पॉसिबल नहीं है जो दैट कन्वर्ट वर्क इन heat into 100% work, because some of the heat supplied is rejected to the surrounding. हम उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और मान लो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जो मोर देन 100% जो 100% एफिशिएंट है, जो 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन दैट साइकिल, दैट सिस्टम इज इम्पॉसिबल. वो पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए शुरू में मैंने क्या बताया था, किसी भी प्रोसेस को होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. आया समझ में आप बच्चों को? हाँ जी बच्चों, समझ में आया? बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यस सर. ओके गुड. अब आप ये डायग्राम देखो. हियर यू कैन सी वन डायग्राम. This diagram represents this heat engine where it's a thermal reservoir. It may be your sun, it may be your fuel in your tank, it may be boiler, anything which is at high temperature. It supplies Q amount of heat to the engine, and if this is going to convert it into 100% work, such kind of system is not possible because it violates Kelvin-Planck statement, or you can say it violates second law. So a heat engine has to reject some energy into a lower temperature sink in order to complete the cycle. Second mode is, इसका क्या मतलब हुआ कि TH which is higher than TL in order to operate the engine, कि दो थर्मल रिजर्वायर होने जरूरी है जहाँ पर TH का टेम्परेचर TL से ज्यादा होना जरूरी है. So this is the condition for this is the condition which must be followed by any system. इसको बोलते हैं हम लोग कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. अब ये देखो आप, heat engine, a device that converts heat into work while operating in a cycle. अब ये है, देखो इसने क्या किया, ये TH जो है ये क्या है हमारे पास, what is TH? हाँ जी, TH क्या है बच्चों? What is TH? It is thermal reservoir. और इसको कन्वर्ट किस में कर दिया हमने, इसको हमने सप्लाई किया हीट इंजन को, और इसको हमने वर्क, इसने क्या किया, QH को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो बच के जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको हमने लोअर टेम्परेचर, लोअर थर्मल रिजर्वायर यानी सिंक में हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया. और आप व्हाट इज फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जितनी हमने एनर्जी दी है उतनी एनर्जी बाहर जाएगी. हमने कितनी एनर्जी दी है इसको, QH, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कितनी है, QH. और QH किसके इक्वल है? सबसे पहले तो हमने क्या किया, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और प्लस जो हमने हीट दे दी सिंक को. सो QH इज इक्वल टू QL. तो W किसके इक्वल होगा? हाँ जी बच्चों, W किसके इक्वल होगा? W इज इक्वल टू QH माइनस QL. W is equal to QH minus QL. चलो, अब अगर हम इसके ऊपर फर्स्ट लॉ लगाते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस, तो क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU. और साइकिल के लिए क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W. तो वहां से क्या हमने निकाला, W नेट इज इक्वल टू QH माइनस QL, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया अभी. व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? व्हाट इज फार्मूला फॉर एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट. क्या होती है एफिशिएंसी?